मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। धोखेबाज प्रेमी के घर पहुंच लड़की लगा रही है थाने का चक्कर। शादी का झांसा देकर 2 साल तक लड़के ने किया शोषण, नहीं मिल रहा है इंसाफ। नहीं थम रहा मुजफ्फरपुर में शराब की तस्करी। नए नए तरीके अपनाकर मंगवाई जा रही है विदेशी शराब की खेप। मुजफ्फरपुर के नवनिर्वाचित सांसद राजभूषण चौधरी के मंत्री बनने पर भाजपा नेताओं में जबरदस्त उत्साह। एक साथ मनाई होली और दिवाली। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। इंसाफ के लिए धोखेबाज प्रेमी के घर पहुंची उत्तर प्रदेश की लड़की ने मुजफ्फरपुर पुलिस पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाते हुए उसने मुख्यमंत्री योगी को पत्र लिखकर मदद की गुहार लगाई है। वह बीते 25 मई से अहियापुर थाने का चक्कर काट रही है, लेकिन ना तो उसकी शिकायत सुनी जा रही और ना ही पुलिस आरोपित पर कार्रवाई कर रही है। लड़की ने यूपी के मुख्यमंत्री को भेजे आवेदन में कहा कि हरियाणा में काम के दौरान मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना के माधोपुर निवासी सोनू कुमार से दोस्ती हो गई। उसने शादी का झांसा देकर 2 साल तक शारीरिक संबंध बनाता रहा। 15 मई को धोखा देकर भाग गया। लड़के की तलाश करते हुए वो भी मुजफ्फरपुर के अहियापुर पहुंच गई। जब सोनू के घर पर पहुंची तो उसके साथ मारपीट की गई। इधर मुजफ्फरपुर पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। मेरे साथ ये घटना घटी हुई है क्योंकि मुजफ्फरपुर का एक सोनू नाम का लड़का है, उसके गांव का नाम है माधोपुर। वो हमें यहाँ पे लाया शादी के सिलसिले में। अब उसने शादी नहीं किया, हमें लात से ठोकर मार के अलग कर दिया, हमारे साथ मारपीट भी किया, सब कुछ किया। उसकी फैमिली ने भी उसको कुछ भी नहीं कहा। उसकी फैमिली ने भी हमें जान से मारने की धमकी दी। जो थाना पे गए हुए थे, उसने झूठ मूठ बोल के केस वापस करा लिया। किसको झूठ मूठ करके? हम लोगों को झूठ बोला। वो क्या बोला था? कि हम शादी करेंगे, मम्मी पापा की कसम है। हाँ। हम तू अपनी फैमिली छोड़, हम अपनी फैमिली छोड़ रहे हैं और शादी करेंगे अब हम। हाँ। क्या कह रहा है? अब कुछ भी नहीं, मैं से बोला तू अपने घर चल, मैं अपने घर चलता हूँ। हाँ। कब से रिलेशनशिप में थे आप दोनों? ये 2.5 साल चल रहा है हमारा। कहाँ से हुई थी दोस्ती? हरियाणा में? हाँ जी। और कब लाया था यहाँ मुजफ्फरपुर? 20 तारीख को, अभी वाली 20 अप्रैल मई को। हाँ जी। और उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद कुछ भी नहीं, गायब हो गया। उसकी फैमिली ने जो भी ड्रामा बनाया कि मेरे लड़के ने जहर खा लिया है, ये कर लिया है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर उसके भाई ने हमें फोन करके बहुत सारी गालियां दी, ये सब हमारे साथ किया। फिर भी हमने उसको कुछ भी नहीं बोला, हमने उनको छोड़ा। फिर भी वो बोल रहा है कि अब तू जो करना है कर ले, केस वापस ले ले। फिर उसके चाचा ने बोला तुम क्या चाहती हो, तुम्हें पैसे वगैरह चाहिए हमसे ले लो, मतलब कि किसी की बेटी को यूज करो, ऊपर से बोल दो पैसे ले लो, काम खत्म हो जाएगा। कितना दिन शारीरिक संबंध बनाया आपसे? 2 साल। 2 साल। आप मुकर रहा है शादी? हाँ। आप फिर थाना पर गए थे? दोबारा मैंने फोन किया था, सर ने मेरी कॉल कट कर दी थी, कोई नहीं सुनी। फिर हम सीएम ऑफिस से जाके एप्लीकेशन जमा किया हुआ। कौन थाना पर आपका केस चला था? अहियापुर। क्या यहाँ से बोला गया? यहाँ से मैंने सर को कॉल किया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा दोबारा हो रहा, तो सर ने हमारी कोई बात नहीं सुनी, कॉल ही कट कर दिया। मैम को हमने कॉल किया तो मैम ने तो कोई बात ही नहीं सुनी। कोई बात नहीं सुनी? नहीं। कहाँ के रहने वाला है लड़का? मुजफ्फरपुर का। क्या नाम है उसके पिता का? वैद्यनाथ सैनी। घर कहाँ हुआ? माधोपुर। थाना? अहियापुर, जिला मुजफ्फरपुर। हाँ। आप वो गायब है, आपसे बातचीत नहीं कर रहा? नहीं। आप क्या चाह रही हैं? आप इसमें क्या चाहती हैं? हमें न्याय मिलना चाहिए। उसने हमें यूज किया, हमारे साथ ऐसा कुछ किया, तो उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? उसको सजा जरूर मिलनी चाहिए।
कहाँ के रहने वाली हैं आप? उत्तर प्रदेश। क्या नाम है? लक्ष्मी रावत। लक्ष्मी रावत। हाँ जी। आप अकेली वहाँ से आई? हाँ जी। अचानक सड़क खोदे जाने से मुजफ्फरपुर के वीआईपी इलाके में यातायात की समस्या उत्पन्न हो गई है। एक ही काम को लेकर बार बार सड़क खोदे जाने से आम जीवन भी प्रभावित है। स्मार्ट सिटी की फेस लिफ्टिंग योजना के तहत मुजफ्फरपुर में सड़क, नाला, लाइट, अंडरग्राउंड वायरिंग आदि का निर्माण कार्य चल रहा है। करीब 3 माह पहले जिस सड़क को काटा गया, वहां नए सिरे से योजना के तहत सड़क का निर्माण शुरू हुआ। 1 माह पहले निर्माण के बाद ये सड़क चालू हुई। कंपनी बाग को इमली चट्टी से जोड़ने वाले इस सड़क के बीच में आकर्षक डिवाइडर भी लगाए गए और डिवाइडर के बीच शानदार स्ट्रीट लाइट, सड़क के साथ डिवाइडर भी उखाड़ दिए गए। अब इसमें पाइप डालने की बात कही जा रही है। इस तरह का ये पहला मामला नहीं है। कई जगहों पर निर्माण के बाद वहां नल जल योजना का पाइप या गटर के लिए सड़क को बीच से काट दिया गया। बाद में निर्माण की जगह हल्की सी मरम्मत कर दी गई। इससे सड़क कमजोर हो गई। उसमें नगर आयुक्त देख रहे हैं उसको, कैसे उसको तेज किया जाए। इस संबंध में जो बोर्ड है वो समुचित निर्णय लेगा। एक एजेंसी ब्लैकलिस्ट भी हुई है, जो स्टेडियम का काम होना है तो उसका टेंडर भी होगा और फिर जो है उसमें आगे कार्रवाई होगी। इसके अतिरिक्त भी कैसे इसमें सुधार किया जाए, उस पर नगर आयुक्त जो है वो समुचित निर्णय लेंगे। और जो इसका बोर्ड होता है, जिसके प्रधान सचिव अध्यक्ष होते हैं, उसकी भी मीटिंग होनी है, तो उसमें समुचित फिर जो है निर्णय लिया जाएगा। क्या कुछ कारण होता है रोड बनने के बाद फिर तोड़ा जाता है? वो आप लीकेज वगैरह ऐसा कुछ बता रहे हैं। अब टेक्निकल, चूँकि इसमें IIT वगैरह की टीम भी होती है और वेटिंग करती है प्रोजेक्ट्स को, NIT की भी टीम रहती है, तो बोर्ड पे सारे विषयों पर चर्चा होगी, जिसकी अध्यक्षता प्रधान सचिव महोदय करते हैं। और फिर कैसे इसमें और बेहतर काम हो सके, उस संबंध में फिर आगे कार्रवाई होगी। 26 साल के बाद मुजफ्फरपुर के सांसद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिली है। इस संसदीय क्षेत्र में पहली बार सांसद बने डॉक्टर राजभूषण चौधरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। इसे लेकर मुजफ्फरपुर में देर रात तक जश्न का माहौल रहा। इस दौरान सरैयागंज टावर पर भाजपा नेता भगवान लाल महतो के नेतृत्व में एक साथ होली और दिवाली मनाई गई। लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया, मिठाई खिलाई और जमकर आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया। भाजपा नेता भगवान लाल महतो ने राजभूषण चौधरी को पहली बार सांसद बनने पर ही मंत्री बना देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को कोटि कोटि आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है। यहाँ से बनाए गए 8 मंत्री इसे विकसित राज्य बनाने में योगदान करेंगे। मौके पर लोजपा जिलाध्यक्ष अजय सिंह, भाजपा नेता योगेश कुमार, टिंकू, राजीव, सत्यम, मनोज सिंह, रामबाबू महतो, सूरज महतो, संजीव महतो, चंदन कुमार, राजू गुप्ता, पप्पू गुप्ता सहित सैकड़ों नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजभूषण निषाद जी केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत में 1962 के बाद पहली बार किसी सरकार ने तीसरा बार अपना बहुमत वहाँ पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाने का काम किया है, जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। नरेंद्र भाई मोदी लगातार तीसरी बार सरकार बना है। उनके खुशी में, उन्हीं के जश्न में पूरा मुजफ्फरपुर शहर आज डूबा हुआ है। सारे युवा जो है अपने घर से निकल करके सरैयागंज टावर चौक पर जश्न मना रहे हैं, पटाखा फोड़ रहे हैं, एक दूसरे को अबीर गुलाल लगा रहे हैं और एक दूसरे को सभी लोग मिठाई खा रहे हैं और खिला रहे हैं। और मुजफ्फरपुर से हमारे राजभूषण चौधरी निषाद जी जो पहली बार यहाँ के जो सांसद हुए हैं। और एक आपको सबसे गौरवान्वित करने वाली बात यह है कि पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाले मुजफ्फरपुर का सांसद राजभूषण निषाद जी को पहली बार ही मंत्री परिषद में जगह दिया गया है। और राजभूषण निषाद जी को लेकर 8 मंत्रिमंडल बिहार को मिला है। पूरे बिहार में, पूरे देश में ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहां किसी राज्य में 8 मंत्री को जगह दिया गया है। ये पूरे देश का बिहार एकलौता ऐसा राज्य है जहां 8 मंत्री दिया गया है। हम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को, हम सभी लोगों को मुजफ्फरपुर वासियों की ओर से, बिहार वासियों की ओर से हम उनके प्रति कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं
कि भविष्य में बिहार के विशेष रूप से वो अपना ध्यान दे और बिहार जो पिछड़ा हुआ राज्य है इसको पिछड़े हुए राज्य का मोहर जो है वो हटा करके एक विकसित राज्य के श्रेणी में लाने का यहाँ के 8 मंत्री प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे और एक बिहार का नाम पूरे देश के अंदर में एक सर्वांगीण विकास करने वाला राज्य हो, उस राज्य के श्रेणी में ला करके बिहार को खड़ा करने का काम करेंगे। हम लोग को ये आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है। और प्रधानमंत्री जी को खास करके राजभूषण चौधरी निषाद जी को जो मंत्री बनाए गए हैं, इससे जितने भी अति पिछड़ा समाज है बिहार के अंदर में वो सारे लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और ये तभी होता है जब मोदी है तो मुमकिन है। इन्होंने साबित कर दिया है कि मोदी है तो मुमकिन है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, जय मोदी, जय मोदी, जय भाजपा, जय भाजपा, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को लगातार तीसरे टर्म के लिए जय जय श्री राम। और हमारे मुजफ्फरपुर के मुजफ्फरपुर के माननीय सांसद, मुजफ्फरपुर के मतदाता मालिकों के आशीर्वाद से रिकॉर्ड तोड़ पूरे बिहार में सबसे सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले आदरणीय राजभूषण निषाद जी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह देने के लिए मुजफ्फरपुर के मतदाता मालिकों की ओर से बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। मुजफ्फरपुर में शराब का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। नए नए हथकंडे अपनाकर तस्करी की जा रही है। उत्पाद विभाग की टीम ने पारू थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 2 लग्जरी कार से 45 कार्टन टेट्रापैक शराब के साथ 3 तस्कर को गिरफ्तार किया है। उत्पाद पुलिस को सूचना मिली थी कि पारू थाना क्षेत्र के लालू छपरा में शराब की बड़ी खेप आने वाली है। पुलिस ने हाईवे पर घेराबंदी कर कार को रोकने का इशारा किया, लेकिन कार सवार पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने पीछा करना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर जाकर एक कार अनियंत्रित होकर ट्रक में ठोकर मार दी। गाड़ी रुकते पुलिस ने मौके से 3 तस्कर को दबोच लिया। गाड़ी की तलाशी लेने पर टेट्रा पैक बरामद की गई। पकड़े गए तीनों तस्कर की पहचान करजा थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर खाजे निवासी लव कुमार, उसी गांव के सोनू कुमार और पारू के गौतम कुमार के रूप में हुई है। शराब तस्करी का कारनामा देख पुलिस भी हैरान है। कार पर धंधेबाजों ने डॉक्टर की स्टिकर चिपका रखी थी ताकि डॉक्टर समझकर पुलिस उन पर शक न करे और वह शराब को खपाते रहे। पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में शराब माफियाओं का जो हथकंडा है वो लगातार जारी रहता है, लेकिन इनके चालाकी पर भी उत्पाद विभाग और पुलिस जो है वो लगातार पानी फेर दे रही है। एक बार फिर से उत्पाद विभाग की टीम ने भारी मात्रा में टेट्रा पैक शराब के साथ 3 दोस्त तस्कर को गिरफ्तार किया है। जहां उत्पाद विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि पारू इलाके में शराब की जो है वो बड़ी खेप आने वाली है, कर्जा पताही की ओर आने वाली है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने टीम बनाकर छापेमारी की और छापेमारी के दौरान 2 कार थी। देखिए यही वो कार है जिसमें टेट्रा पैक रखा गया था और इसी शराब से टेट्रा पैक करीबन 45 कार्टन बरामद की गई है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए जो ये कार उत्पाद विभाग की टीम ने जो जब्त किया है, ये डॉक्टर का लोगो इसमें लगा हुआ है ताकि पुलिस को और उत्पाद विभाग को शक ना हो कि इसमें शराब जा रही है। उन्हें लगे कि इसमें कोई डॉक्टर जा रहा है, और जो कि लग्जरी कार है। और देख सकते हैं किस तरह से शराब माफिया जो है वो हथकंडा अपनाकर शराब की तस्करी में जुटे हैं और उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया गया है और भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। तीनों युवक जो है वो पारू इलाके के रहने वाले हैं और बताया जाता है कि जब पुलिस पकड़ने के लिए उन्हें घेराबंदी करती है तो दोनों कार जो है वो एक ट्रक से जाके ठोक देते हैं और एक कार उत्पाद विभाग की गाड़ी से जाके वो उत्पाद विभाग की गाड़ी में जाके वो ठोक देते हैं। इस तरह दोनों कार जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, क्षतिग्रस्त भी कार हो गई। इसके बावजूद भी उत्पाद विभाग की टीम ने खदेड़ कर तीनों शराब माफिया को पकड़ लिया। पूछताछ में इन्होंने कई खुलासे किए हैं। जो मेन कारोबारी जिनके यहाँ शराब इनको पहुँचाना था उनके बारे में इन्होंने बताया है। इन लोगों ने बताया है कि काम बिजनेस डाउन होने के बाद इन्होंने सोचा कि शराब के जो धंधा में आए और काफ़ी पैसा कमा के ये आगे कुछ कर सके। ये पूछताछ में कई बातें सामने आई हैं। फिलहाल उत्पाद विभाग की टीम ने जो मुख्य कारोबारी उसकी तलाश में छापेमारी में जुट चुकी है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, न्यूज़ मुजफ्फरपुर।
नीट के परीक्षा में एक ही सेंटर से कई टॉपर्स होने पर इस वर्ष के परीक्षा परिणाम पर संदेह उत्पन्न होने लगा है। विद्यार्थी परिषद के नेताओं ने कहा है कि नीट परीक्षा के आयोजन में जो गड़बड़ी हुई है उसके लिए ब्यूरोक्रेसी जिम्मेदार है। परिषद के मुजफ्फरपुर महानगर मंत्री अभिनव राज ने कहा है कि नीट परीक्षा परिणाम आने के बाद से विद्यार्थी काफी निराश है। इस मामले में उचित कार्रवाई होनी चाहिए जिससे छात्रों में परीक्षा के आयोजन को लेकर भरोसे की स्थिति बनी रहे। महानगर जिला संयोजक मयंक मिश्रा ने कहा कि नीट यूजी की परीक्षा परिणाम के संदर्भ में अभ्यर्थियों के बीच गड़बड़ी का संदेह है। इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच होकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले को लेकर विद्यार्थी परिषद के नेताओं ने सोमवार को मुजफ्फरपुर में आंदोलन किया। मौके पर पुष्कर सिंह, नैना कुमारी, कार्तिक कुमार, अंकित आनंद, अभिषेक गुप्ता, अंचित कुमार सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये जो इस बार नीट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके रिजल्ट में जो गड़बड़ी पाई गई है उसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। एनटीए के द्वारा जो एग्ज़ाम का परिणाम लिया गया है, एग्ज़ाम लिया गया है, उसमें भारी मात्रा में गड़बड़ी हुई है। लगभग 1600 छात्रों को ग्रेड मार्क दिया गया है जो कि कहीं से सही नहीं है। इसका कोई मूल नहीं है। उनके देने का जो आधार है उसका कोई स्तंभ नहीं है। नीट एक बहुत ही प्रतिष्ठित एग्जाम है और इसमें इतना बड़ा धांधली जो है वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह का धांधली अगर भारतवर्ष के इतने बड़े बड़े एग्जाम में होता रहा तो छात्रों का शिक्षा से लगाव बढ़ जाएगा, लोग पढ़ाई छोड़ देंगे। और इसके पे कोई भी जो प्रत्यक्ष कारण है उसको स्पष्ट करते हुए पूरा जो जांच का विषय है उसको जांच करे और एग्जाम को खारिज करते हुए दूसरा एग्जाम लिया जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ मंदिर के पुजारियों का धरना सोमवार को छठे दिन भी जारी रहा। कई संगठन सावन में सेवा देने वाले सेवा दलों के बाद सोमवार को मंदिर के आसपास के सभी फूल और प्रसाद दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें बंद कर धरना में शामिल होकर पुजारियों की मांग को जायज ठहराया। इस दौरान राजद के सुगौली विधायक शशि भूषण सिंह भी पुजारियों के धरना में शामिल हुए और कहा कि मुख्यमंत्री से मिलकर इनकी समस्याओं से अवगत कराएंगे। वहीं फूल और प्रसाद दुकानदारों ने कहा कि पुजारियों की धरना से रोजगार चौपट हो गया है। सरकार और जिला प्रशासन जल्द से जल्द समाधान निकाले। मौके पर बैद्यनाथ पाठक, संतोष पाठक, अभिषेक पाठक, अविनाश साई, अमरेश कुमार विपुल, प्रशांत कुमार, सन्नी पाठक सहित काफी संख्या में लोग मौजूद हैं। मुख्यमंत्री जी से मिलकर और ज्ञापन देंगे और मैं चाहूंगा कि जितने भी पुजारी हैं अपना शांतिमय ढंग से यहाँ धरना प्रदर्शन करते रहिए। मैं आज आया हूँ, देखा हूँ, कल निश्चित रूप से मैं स्वयं मिहिर कुमार सिंह से मिल के और इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या होगा। जय हिंद, जय भारत। आज धरना का छठा दिन है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। हम लोग के फूल पे भी, हम लोग तो फूल दुकानदार हैं, हम लोग पे भी बहुत असर पड़ा हुआ है। ना पूजा पाठ होता है, ना छठी मुड़न होता है, ना गाड़ी पूजा होता है। तो हम लोग डेली दुकान खोलते हैं। हम लोग का मेरा पालन पोषण बाबे के दरबार से चलता है, जो कि हम लोग को क्षति होने लगा तो हम भी लोग सोचे कि आज हम लोग को भी समर्थन देना चाहिए। सभी लोग समर्थन दिए हैं जी। सभी लोग फूल प्रसाद, माला, बद्दी बेचने वाले, सिंदूर बिंदी बेचने वाले सब लोग एकजुट होकर हम लोग एक दिवसीय धरना दे रहे हैं, जो कि इस चीज़ का जल्दी निवारण हो, भक्त लोग को कोई कष्ट न हो। जो आने वाले शिव भक्त जो सत्यनारायण भगवान का पूजा करने आते हैं, लोग दुखी होकर चले जाते हैं कि बाबा पूजा नहीं करा रहे हैं। आखिर बाबा के साथ ऐसा हुआ क्या है, तो भक्त लोग को भी जानना है। अब भक्त लोग का भी कहना है कि ये बहुत गलत हुआ है बाबा के साथ, तो बाबा के साथ ऐसा होना चाहिए। और हम लोग की एक मांग भी है कि जो सावन में अर्घा लगता है यहाँ पर रोड पर, वो अर्घा ना लगे। बाबा के गर्भगृह में जाकर सब भक्त लोग, जो भी कांवड़िया बंधु आते हैं, जो बाबा के गर्भगृह में जाकर बाबा का दर्शन करें। क्योंकि अपना बाबा का दरबार कोई छोटा नहीं है। बाबा बैद्यनाथ धाम में एक गेट है, इसलिए उसका सुविधा वहाँ लगाया गया है। यहाँ 3 गेट है। यहाँ बहुत ही बढ़िया से जल चढ़ता है। ये नया पे 3 साल या 4 साल से ये चीज़ लागू हुआ है, जो अर्घा का सिस्टम बहुत ही गलत है। लोग भक्त का आवन गवन कम हो गया है। जो सावन में हम तो अभी मेरा 12 साल से हम इस चीज़ में घुसे हैं। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे परदादा सब लोग फूल बेचे यहाँ पर, ठीक है।
उस चीज़ को देखते हुए आ रहे हैं कि यहाँ पे लाखों लाखों का भीड़ लगा रहता था। जी बिल्कुल, अर्घा के कारण कम गया है। यहाँ कुछ मुंडन पूजा जो शुल्क जो रसीद का जो मूल्य बढ़ा है, उस कारण से भी पूजा पाठ होना बंद हो गया है। क्योंकि कहाँ से देगा 200 रुपया? एक घर में अगर 5 मुंडन होता है या 10 मुंडन होता है बच्चे का, तो वो 2000 रुपये कहाँ से लेके आएगा? वो गरीब फैमिली कहाँ से लेके आएगा? वो तो नहीं करेगा। बाबा के दरबार में आके हाथ जोड़ के चला जाएगा। बिल्कुल कम होना चाहिए। मंदिर बन चुका है अपना, मेरा मंदिर बन चुका है। मंदिर नहीं बना था तो सब लोग धनराशि दिए। मंदिर भक्त के ही धन से जो दान दिए हैं, उसी से मंदिर का आज विकास हुआ है। ऐसा नहीं है। हमारे किशोर कुणाल जी बहुत अच्छा काम किए हैं। धार्मिक न्यास बोर्ड के हमारे अध्यक्ष हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं। उनके माध्यम से यही काम हुआ है। जी देखिए, विषय जो है बड़ी मार्मिक है, बड़ा चिंतनीय है। क्योंकि जब बात धर्म पर आती है तो फिर कोई दल धर्म से बड़ा नहीं है। हमारा पहला जो हमारा डीएनए है, जो हमारा सनातन धर्म है, उसकी रक्षा तो हमारे पूर्वजों ने हजारों कई वर्षों से किया है। और अभी उसका जीता जागता उदाहरण जो है हमारे पीछे बैठे हुए पुरोहित है। अभी भी धर्म पर आँच आई है तो यह लोग बैठे हुए हैं, हम लोग भी उनके साथ समर्थन में हैं। क्योंकि मांग इनकी जायज़ है। अर्घा पर क्यों कोई अर्घा में जल चढ़ाएंगे शिव भक्त? कोई 20 किलोमीटर से, कोई 50 किलोमीटर से, कोई 40 किलोमीटर से सफ़र तय करके वहाँ पहलेजा से जल लेकर, और यहाँ जब आता है सैकड़ों किलोमीटर का यातना झेलने के बाद उसको सड़क पर आप अर्घा में जल चढ़वाइएगा, ये कहीं से जायज़ है? मंदिर के अंदर साफ सफाई व्यवस्था नहीं है। मंदिर के अंदर कोई सेवादार, कोई सही वेतन व्यवस्था नहीं है। बाबा का भोग लगने का कोई व्यवस्था नहीं है। कई बार इस विषयों को हम लोगों ने मांग उठाया, जिसको मांग को दबाने के लिए मंदिर पर पुजारियों को तो आधा से ज़्यादा FIR करवा दिए हैं 107, और एक दिन बीच करके डेट देते हैं। SDO साहब कहने को पदाधिकारी हैं, हमको लगता है उनका भी मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। अरे बाबा की कोप से डरिए कम से कम। निरीह ब्राह्मण को झूठ मूठ का FIR 107, जैसे ही आवेदन किसी दफ्तर में पड़ता है तो लोग जान जाता है कि हर किस टाइप का मानसिकता है और कैसा चरित्र है व्यक्ति का। और ये लोग अभी भी बीते महीने रोज पहले 107 की हैं दर्जनों परिवार सहित कितने लोगों पर। अभी सुनने में आ रहा है कि बाहरी ब्राह्मण का व्यवस्था होगा जो यहाँ मंदिर में आएंगे पूजा कराने। ठीक है, आप व्यवस्था तो जरूर कर दीजिएगा, लेकिन वो ब्राह्मण जो होंगे ना, वह धर्म युद्ध में कभी भी हमारे लोगों के सहायक ही बनेंगे और वह बाधा नहीं बनेंगे। और यह और एकदम रामायण की तरह यह धर्म युद्ध है। वह ब्राह्मण लोग जो आ रहे हैं, हो सकता है वह हमारे और बड़ी ताकत बन के और इन्हीं के खिलाफ इनके अपराधों का बोध कराने के लिए हमारी शक्ति बनेंगे। एक ऑडियो वायरल हो रहा है जो अध्यक्ष का है, वो जिस तरह से ब्राह्मण को धमका रहे हैं, उसको किस तरह से? अब आपको क्या बोले, लाज लगता है। मंदिर में आएंगे तो बाबू साहेब समझते हैं अपने आप को, कहते हैं कि ब्राह्मण, अरे हम आए तो उठ जाओ, पैर छू के प्रणाम करो। है एक सेवादार, उसको ही प्रणाम करने के लिए मेरा जूता उठा के रखो यहाँ से, मंदिर में बोलिए कि सेवा देने आते हैं कि सेवा लेने आते हैं। और इस तरीके का तो बात कई बार हुआ है। गाली तो सीढ़ी पर से उतरते हुए गाली देते हुए उतरते हैं। ये तो गलती से ऑडियो क्लिप पकड़ा गया है। मार देने का बात कर रहे हैं ब्राह्मण को। हाँ, ये एकदम सही बात है। ये तो सामने से बोले, कई बार बोले हैं। एक पद पे रहते हुए ये अपराधी है। कहीं से पदाधिकारी का लक्षण है। एगो प्यून भी होगा ना तो वो कोई फाइल जिस साहेब के अधिकारी का होता है, जो अधिकारी का वहाँ तक पहुँचाते हैं, ये तो उससे भी गए गुजरे। कोई मंदिर के सेवादारों पर कहीं FIR करता है और मंदिर में आके लोग क्षमा याचना मांगता है कि बाबा मेरा अपराध माफ़ कीजिए, तो यहीं आके अपराध कर रहे हैं। क्या इनको बुद्धि, क्या इनका विवेक है? ये लोग जानता है और जनता समझदार है। भाकपा माले के विधायक सुदामा प्रसाद के सांसद बनने पर पार्टी के नेताओं में जबरदस्त उत्साह है। माले ने लोकसभा चुनाव में अपने 2 उम्मीदवार उतारे और दोनों की जीत हुई। आरा से नवनिर्वाचित सांसद सुदामा प्रसाद सोमवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे। हरिसभा चौक स्थित पार्टी कार्यालय में उनका जबरदस्त स्वागत किया गया और अभिनंदन भी किया गया। उपस्थित नेता एवं कार्यकर्ताओं ने नवनिर्वाचित सांसद को फूल माला पहनाकर स्वागत किया। नवनिर्वाचित सांसद सुदामा प्रसाद ने कहा कि आरा और मुजफ्फरपुर दोनों जगह के लोगों ने जीत के लिए एड़ी चोटी की जोर लगा दी। उन्होंने बताया कि स्टेट कमेटी में मेंबर विष्णुदेव प्रसाद यादव की इस दौरान
लू लगने से मौत भी हो गई। सभी के प्रयास से जीत हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता खेती रहेगी। कृषि पर ही यहाँ की अर्थव्यवस्था आधारित है। इसके लिए सदन से लेकर बाहर तक प्रयास किया जाएगा। हाँ, ये आंदोलन की गर्मी है जो यहाँ के किसानों ने, यहाँ के छात्र युवाओं ने, दुकानदारों ने, महाराजी पोखर के गरीबों ने, रिक्शा, टमटम, टेम्पू, ठेला चलाने वाले मेहनत कशों ने जो आंदोलन किया और हर आंदोलन में हम शामिल रहे। मैं समझता हूँ उसी की ये गर्मी है। और यहाँ पर हम जो है सभी लोगों को, सभी साथियों को इस जीत के अवसर पर मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। ये जीत जो है मुजफ्फरपुर और भोजपुर दोनों में पूर है, ठीक ना। और मुजफ्फरपुर के साथ हम लोग का रिश्ता कहे कि 40 साल पुराना है। हम लोग यहाँ आते रहे हैं, यहाँ के आंदोलन में यहाँ के साथियों के हर सुख दुख में शामिल होते रहे हैं। और अभी ये जो जीत मिली, यहाँ से कई साथी जो है हमारे गए थे, शत्रुघ्न साहनी जी, आफ्ताब आलम जी, सूरज सिंह जी, ठीक ना, जितेंद्र यादव जी, आपको छात्र युवा गए थे, फिर प्रोफेसर सुरेश साहब, संजय गुप्ता जी, बहुत सारे साथी गए थे और सब ने एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिया जीत हासिल करने के लिए। तो ये जीत सबके नाम और आप लोगों के माध्यम से मैं कॉमरेड विष्णुदेव प्रसाद यादव जो भाकपा माले स्टेट कमेटी के मेंबर थे, वो भी गए थे। पिछले 1 महीने से वहाँ का चुनाव अभियान संभाला था। आरा विधानसभा क्षेत्र के धोबहा के इलाके में 5 पंचायतों की उनकी जिम्मेवारी थी। बहुत कठिन कठोर मेहनत कर रहे थे, लू की परवाह किए बिना। और जो है 30 तारीख को लू लगने से उनकी मृत्यु हो गई। तो आप लोगों के माध्यम से उस शहीद साथी को मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। आप तमाम लोगों की ओर से श्रद्धांजलि देता हूं। उन्होंने शहादत दिया है। आरा में सामंती कहा जाए कि प्रतिनिधि जो थे वहाँ के गुरूर में मगरूर थे, अहम में, अहंकार में, घमंड में वो किसी से बात नहीं करते थे। किसी आम आदमी का छुआ पानी नहीं पीते थे, छुआ हुआ माला नहीं पहनते थे और देश के सबसे फिसड्डी सांसद साबित हुए। अपने सांसद निधि को खर्च करने में सोन नहरों के आधुनिकीकरण का, पक्कीकरण का उनका चुनावी वायदा था 2014 और 2019 में, जो पूरा नहीं हुआ। तो मैं समझता हूं कि वैसे प्रतिनिधि को हरा करके यहाँ के साथियों ने, और भी कई जिलों के साथी गए थे, सबकी ये जीत है। और जो शहादत हुई कॉमरेड विष्णुदेव यादव की, वो शहादत हमारे लिए मायने रखती है। ये जीत उस शहादत की बुनियाद पर हासिल हुई है। आप तमाम लोगों को फिर से एक बार मैं बधाई देता हूँ। मेरी तो प्राथमिकता खेती है कि हमारा ज़िला कृषि प्रधान ज़िला है और कृषि पर ही अर्थव्यवस्था वहाँ की आधारित है। वहाँ का भोजन छाजन, वहाँ का शादी ब्याह, पढ़ाई लिखाई, व्यापार, सब कुछ खेती पर है। तो खेती वहाँ की समृद्ध हो, खेती वहाँ की विकसित हो और किसानों के लिए लाभदायी हो। मैं ये लोकसभा के अंदर प्रयास करूँगा और बाहर में भी हम इस एजेंडे को लेकर लड़ते रहे हैं। तो ये हमारी प्राथमिकता सूची में है। पूरा देश का व्यापार जो है, न सिर्फ भोजपुर बल्कि पूरे देश का व्यापार नोटबंदी के कारण, जीएसटी के कारण और अभी ऑनलाइन व्यापार के कारण पटरी से उतर गया है। 40% कहा जाए कि ऑफलाइन व्यापार प्रभावित है। बाज़ारों में ग्राहकों की संख्या घट रही है महंगाई की वजह से और रोज़गार के बेरोज़गारी के कारण। तो ये हमारी प्राथमिकता है, रोज़गार को लेकर के भी, महंगाई को लेकर के भी इसको नियंत्रित किया जाए। हम लोग, हमारा विधायक दल जो है वो इंडिया गठबंधन का, वो लोकसभा के अंदर प्रयास करेगा, इसके लिए आंदोलन करेगा, लड़ेगा और लोकसभा के बाहर भी लड़ेगा। ये हमारी प्राथमिकता है। किसान जो समाज जो एमएसपी का लाभ उनको नहीं मिल पाता। हाँ, तो ये इसके लिए कानून बने। इंडिया गठबंधन की तो घोषणा थी कि जो तीनों कृषि कानून है सरकार बनने पर ख़त्म किए जाएंगे और देश में 1 करोड़ सरकारी नौकरी दी जाएगी 6 माह के अंदर। और जो अग्निवीर योजना आई है
वो अग्निवीर योजना को समाप्त किया जाएगा, ये हमारी प्राथमिकता में थी। और कहा जाए कि हम बहुमत से पीछे रह गए, हमारी सरकार नहीं बन पाई, लेकिन इस बार पहले की तरह लोकसभा नहीं रहेगा। जो मजबूत विपक्ष है इंडिया गठबंधन का, वो सरकार के निरंकुशता पर, सरकार के स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाएगा, उनके नाक में नकेल डालकर लोकहित के सवालों को माने हल करने के लिए बाध्य करेगा। इस राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, केंद्र की सरकार दे। हम आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं और नीतीश जी के इस मांग का समर्थन करते हैं और ये भी उनसे अपील करते हैं कि आप जो है एनडीए गठबंधन का साथ छोड़िए और इंडिया गठबंधन में शामिल हो, ताकि देश के संविधान को, लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके, यहाँ की खेती को, यहाँ के रोजगार को, यहाँ के व्यापार को बचाया जा सके। हम लोग अपील करते हैं। क्या लग रहा है कि 5 साल सरकार चलेगी जिस तरह एनसीपी? अब तो देखा जाए, अभी तो कल माननीय प्रधानमंत्री जी और उनका जम्बो जेट मंत्रिमंडल जो है शपथ लिया है। अब देखिए आगे क्या होता है। वैसे माने हम लोग ज़रूर इस प्रयास में रहेंगे कि सरकार के नाक में नकेल डालकर नियंत्रित किया जाए। निरंकुशता का परिचय नहीं दे सरकार, निरंकुश ढंग से पहले चलाते थे वैसे नहीं चलेगा सदन। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा बेला रोड में सोमवार को प्रकाश फार्मा दवाखाना का शुभारंभ किया गया। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी और डॉक्टर सुधांशु कुमार ने फीता काटकर मेडिकल हॉल का उद्घाटन किया। मौके पर प्रकाश फार्मा के प्रबंधक टुनटुन बैठा सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। टुनटुन बैठा ने बताया कि यहां उचित कीमत पर सभी तरह की दवाइयों की उपलब्धता रहेगी। इससे आमजनों को छोटी छोटी दवाइयों के लिए बाजार का रुख नहीं करना पड़ेगा। सारी सेवा यहीं मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा इस दवाखाना में सभी दवाइयों पर 15% की छूट भी दी जाएगी। इतना ही नहीं, आप अपनी दवा को होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं। जी, क्या कहेंगे आज? आज इस दुकान का ओपनिंग हुआ है और साइड एरिया में भी अब दुकानें खुलने लगी, बहुत अच्छी दुकानें। हम अपेक्षा रखते हैं कि यहाँ हर तरह की दवाई मिलेगी और लोग इसका लाभ उठाएंगे। इस इलाके के लोगों को मोती झील या शहर के किसी हिस्से में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब लोग यहीं से दवाई लेकर के अपने कष्ट को दूर करने का प्रयास करेंगे। हमारी शुभकामना है कि दुकान अच्छा से चले। ये आज ये मेडिसिन की दुकान जो यहाँ बेला रोड मिठनपुरा में पूरी तरह रेजिडेंशियल एरिया है और ज़्यादा सीनियर सिटीजन इस एरिया में बसते हैं, वहाँ पर ये खोला गया है। माननीय विधायक श्री विजेंद्र चौधरी और डॉक्टर सुधांशु कुमार आई स्पेशलिस्ट के दोनों के कर कमलों से इसका शुभारंभ किया गया है। यह दवा की दुकान इसलिए इस एरिया में खोला गया है कि लोगों को मुजफ्फरपुर माने बीच मोती झील या अलग से लाना पड़ता था। यहाँ पर देश विदेश की सारी कंपनियों की दवा उपलब्ध है हाई रेंज में और पर्याप्त संख्या माने मात्रा में। और हमने इसमें 15% अप टू छूट देने का व्यवस्था किया है और सारे दवाई पर हम छूट देंगे 15%, ये व्यवस्था रखे हैं। और होम डिलीवरी की स्पेशली सुविधा है और कोई सर्विस में कमी नहीं होने देंगे। चूँकि हमारे सीनियर सिटीजन ज़्यादा इधर 25 रेजिडेंशियल कॉलोनी है पूरब की ओर और पश्चिम की ओर मिला के, और सारे लोग भरे हुए हैं इसमें। उनकी सारी आवश्यकता दवा के मामला में यह दुकान पूरी पर्याप्त करने में आगे भविष्य में सक्षम होगा। जो लोग दवा लाने बाहर जाते थे, नहीं मिलता था मुजफ्फरपुर में, वो भी दवा मिलेगी उनकी? हाँ, सारी दवा पटना के रेंज के, दिल्ली के रेंज के, जैसे लोग मेदांता, मैक्स या 40 हॉस्पिटल दिल्ली में दिखाते हैं, वहाँ से दवा लाते हैं, उनकी प्रिस्क्रिप्शन लेके यहाँ मुजफ्फरपुर और पटना बुगवाते रहते हैं और उन्हें दिल्ली वाली दवा यहाँ नहीं मिलती है। वह दवा भी यहाँ रखा जाएगा और मेदांता, मैक्स, 14 या अपोलो की भी दवा यहाँ सारे उपलब्ध रेंज में रहेंगे और सभी पर उनको पर्याप्त छूट मिलेगी, हर डिस्काउंट पूरी अवेलेबल और बेस्ट सर्विस। हाँ, होम डिलीवरी जो मंगवाना चाहेंगे उनके लिए? हाँ, एक स्पेशल हम होम डिलीवरी के लिए एक स्पेशल लड़का को रखे हैं जो होम डिलीवरी ही दिन भर करेगा और उनकी दवाएं सही समय पर उनको पहुँचाएगा। उनका रेंज कहाँ तक होगा होम डिलीवरी का? होम डिलीवरी का 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, जहाँ तक रेजिडेंशियल एरिया पूरा पश्चिम में बसा हुआ है सब 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर तक हम पहुँचा सकते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।